नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है वेदांत सार का अग्रिम अध्ययन। तो पिछले अध्ययन में आपने पढ़ा कि तत्त्वमसि इस वाक्य का लक्षणा के द्वारा ही अर्थ अखंड एक चैतन्य रूप हो सकता है, बिना लक्षणा के नहीं हो सकता। और वह लक्षणा भी तीन संबंधों के द्वारा स्वयं देवदत्तः की तरह अर्थ निकालने में प्रयुक्त होती है। अर्थात तीन संबंध, पदों की आपस में समानाधिकरण्य भाव संबंध, पदार्थों की विशेष्य विशेषण भाव संबंध और पदों और पदार्थों के लक्ष्य लक्षण भाव संबंध से तत्त्वमसि यह वाक्य लक्षणा के द्वारा अखंड एक रस का प्रतिपादक होता है। यह बात पिछले वीडियो में कही गई थी। नीलोत्पलम वाक्य के साथ तुलना की गई थी कि नीलोत्पलम इस वाक्य की तरह तत्त्वमसि वाक्य अखंड एकता का प्रतिपादक नहीं होता। क्यों? क्योंकि नीलम उत्पलम यह वाक्य प्रत्यक्ष में एकत्व का प्रतिपादक होता है, क्योंकि जो नील गुण युक्त होता है वह कमल होता है और नील गुण वाला कमल है, ऐसा अर्थ भी नीलम उत्पलम इस वाक्य से आता है। वहाँ लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती, साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण से ही दिखता है कि नील रंग वाला कमल होता है अथवा जो नील गुण युक्त है वही कमल है। ऐसे दो प्रकार के अर्थ वहाँ आते हैं। लेकिन तत्त्वमसि वाक्य में तत् शब्द का जो अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम का जो अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, ये दोनों के दोनों लक्षणा के माध्यम से ही एकत्व के प्रतिपादक होते हैं। अन्यथा दोनों में विरुद्ध धर्म हैं। जो परोक्षत्वादि विशिष्ट है वह अपरोक्षत्वादि विशिष्ट नहीं होता। तो इन दोनों विरोधी धर्मों के कारण एकता का अभाव होता है, तो वह एकता लक्षणा के द्वारा बोधित कराई जाती है, प्रतिपादित की जाती है। यह बात पिछले वीडियो तक हो चुकी थी। अब कहते हैं कि लक्षणा भी कई प्रकार की हैं। तो तत्त्वमसि वाक्य में जो लक्षणा है वह लक्षणा भाग लक्षणा कही गई है और अन्य लक्षणाओं से किस प्रकार से भिन्न है उनके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इस पाठ में। तो कहते हैं अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहल लक्षणापि न संगच्छते। अत्र अर्थात तत्त्वमसि इस वाक्य में गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य की तरह जहद लक्षणा भी नहीं संगत होती। तात्पर्य यह है कि तत्त्वमसि वाक्य जिस तरह से लक्षणा के द्वारा अखंड एक रस रूप चैतन्य का प्रतिपादक होता है, यह लक्षणा गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य की तरह नहीं है। गंगायाम घोषः प्रतिवसति में जहद लक्षणा के द्वारा गंगायाम घोषः प्रतिवसति का अर्थ होता है कि गंगा के तट पर निवास करता है। क्या भेद है दोनों में? पहले पंक्ति पढ़ते हैं फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पहले पंक्ति पढ़ करके पंक्ति का अर्थ करते हैं, फिर इसकी व्याख्या को समझेंगे और यह समझेंगे कि जहल लक्षणा क्या है और तत्त्वमसि वाक्य से किस प्रकार से अलग है। तो कहते हैं कि अत्र तु गंगा घोषयोः आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी तीर लक्षणाया युक्तत्वात् जहल लक्षणा संगच्छते। कि अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवसति इत्यस्मिन् वाक्ये गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य में गंगा शब्द है और घोष शब्द है। तो गंगा शब्द का अर्थ होना चाहिए प्रवाह रूप। गंगा का मतलब क्या है?
जल प्रवाह और घोषः का अर्थ होता है मकान। क्या जल प्रवाह के ऊपर घर हो सकता है? तो घर और गंगा के प्रवाह में आधार आधेय भाव संबंध नहीं हो सकता। तो गंगा घोषयोः, गंगा और घोष का आधार आधेय भाव लक्षण अर्थात आधार आधेय भाव अर्थ वाला जो वाक्यार्थ है वह वाक्यार्थ अशेषतः विरुद्ध, पूरी तरह विरुद्ध है। पूरी तरह विरुद्ध है कि नहीं? बात ही गलत लग रही है, क्योंकि गंगा जल प्रवाह है और घोष एक स्थूल रूप मकान है। दोनों के दोनों का आश्रय आश्रयी भाव संबंध नहीं हो सकता। गंगा के ऊपर घर नहीं टिक सकता। तो पूरा वाक्यार्थ ही विरुद्ध है। तो जब वाक्यार्थ विरुद्ध हो तो अशेषतः परित्यज्य, वाक्यार्थ को छोड़ दिया गया। ठीक है, यह वाक्यार्थ नहीं रखा गया कि गंगा के ऊपर घर, पूरा वाक्यार्थ छोड़ दिया गया और तत्संबंधी तीर लक्षणाया, आश्रय आश्रयी भाव जहाँ हो सकता है तो उन दोनों का संबंधित अर्थ ढूंढा। तो गंगा में आश्रयता नहीं हो सकती, इसलिए गंगा का अर्थ गंगा न लेकर के गंगा संबंधी तीर अर्थ लिया। अब तीर रूप अर्थ में जो घोष है वह अपना आश्रय बना सकता है या नहीं? तो तीर रूप अर्थ में आश्रयता आने के कारण यहाँ जहद लक्षणा युक्त हुई। लक्षणा यहाँ फिट हो गई कि नहीं होगी? तो लक्षणा कर देने से हमें अनुकूल अर्थ मिल जाने के कारण यहाँ लक्षणा संगत हुई और यह लक्षणा कहलाई जहत लक्षणा। अब कह रहे हैं अत्र तु परोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात् भागान्तरमपि परित्यज्य अन्य लक्षणाया अयुक्तत्वात् जहल लक्षणा न संगच्छते। कि जिस प्रकार से आपने गंगायाम घोषः में लक्षणा को चरितार्थ किया, उस प्रकार से तत्त्वमसि वाक्य में लक्षणा चरितार्थ नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कैसे नहीं हो सकती? तो ये कह रहे हैं कि देखिए, गंगायाम घोषः में तो हमने आपको समझा दिया। अब तत्त्वमसि वाक्य में समझिए कि अत्र तु, यहाँ तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो तत्त्वम का अर्थ हुआ परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य रूप अर्थ। ठीक है, और इस वाक्यार्थ में केवल परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, ये जो दो अर्थ हैं, इन्हीं दो अर्थों का तो भेद है। परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य रूप अर्थ में तो भेद नहीं है। चैतन्य की तो एकता हो सकती है। केवल परोक्षत्व और अपरोक्षत्व जो दो हैं वो उनका विरोध हो रहा है। तो भाग मात्रे, एक भाग में ही विरोध होने के कारण भागांतरम अपि परित्यज्य, जो अविरोधी भाग है उस विरोधी भाग को भी यदि छोड़ दिया जाए तो लक्षणाया, लक्षणा के कारण जो अर्थ निकलेगा वह अर्थ तो उल्टा पड़ जाएगा। आपने तत्त्वमसि वाक्य में तत्शब्द के दो अर्थ हैं, परोक्षत्वादि और उससे विशिष्ट चैतन्य। त्वम का भी अर्थ है अपरोक्षत्वादि और विशिष्ट चैतन्य। तो परोक्ष और अपरोक्षत्व इन्हीं दोनों में तो भेद है।
चैतन्य में तो भेद है नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने वहाँ वाक्यार्थ बदल दिया था, तीर रूप अर्थ में ले आए थे। पूरा वाक्यार्थ गंगा में आश्रय छोड़ करके गंगा रूप आश्रय को छोड़ दिया था, अर्थ को छोड़ दिया था, और पूरा अर्थ किस में ले आए थे, तीर रूप अर्थ में। अब यहाँ आप अगर परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य दोनों छोड़ देंगे और कुछ और अर्थ लाएंगे तो लक्षणा से वह अर्थ नहीं आएगा जो अर्थ वांछित है। ठीक है, तो अन्य प्रकार के अर्थ से अनुचित वाक्यार्थ होने के कारण लक्षणा संगत नहीं होगी, जहद लक्षणा संगत नहीं होगी। ठीक है, जैसे वहाँ पे तो क्या कहते हैं, गंगायाम घोषा जाता हो तो गंगा से हमने गंगा संबंधित तीर को ले लिया जी। अगर हम यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रोक्ष और परोक्ष, इसमें अगर क्योंकि यही दोनों भिन्न है, चेतन में तो एक ही है, तो इससे हम कोई अर्थ लेना चाहें, इससे संबंधी अगर लक्षणा में कोई अर्थ लेंगे तो कैसे? तो क्या अर्थ लोगे, वही तो कह रहे हैं कि आप क्या अर्थ लोगे, क्योंकि हमें तो चैतन्य के साथ एकता बनानी है, और चैतन्य को ही अगर आप छोड़ देंगे तो चैतन्य से कुछ और लेना पड़ेगा। जैसे आपने गंगा का आश्रय यह पूरा का पूरा अर्थ छोड़ दिया था और दूसरा अर्थ पकड़ा था तीर आश्रय। यहाँ अगर आप चैतन्य को भी छोड़ देंगे, परोक्ष अपरोक्षत्व को भी छोड़ देंगे, तो चैतन्य की जगह कुछ और अर्थ लेना पड़ेगा। तो क्या दूसरा अर्थ ही हमारा अखंड एक रस है? नहीं है। तो जब अर्थ नहीं होगा तो लक्षणा तो अयुक्त हो गई ना। तो इस तरह की लक्षणा करने से हमारा जो तात्पर्य अर्थ है वह तो निकलेगा ही नहीं। तो कह रहे हैं कि यह लक्षणा संगत नहीं होगी। तो यह तो पंक्त्यार्थ हुआ और कुछ व्याख्यान भी हो चुका है जिसे आप समझ चुके हैं। यहाँ समझते हैं हम कि जहद लक्षणा किसे कहते हैं। तो जहद लक्षणा का तात्पर्य है जहाति स्वस्य अर्थम, अर्थ है लक्षण, जहाँ अपने अर्थ को पद छोड़ देता है और अपने संबंधित दूसरे अर्थ को पकड़ लेता है, ऐसे शब्द के अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति का नाम होता है जहद लक्षणा। ठीक है, लक्षणा कहते हैं जब शब्द का जो अर्थ होता है वह अर्थ वाच्य नहीं होता है, तो उस अर्थ को सही करने के लिए किसी अन्य शक्ति के द्वारा दूसरा अर्थ लिया जाता है। तो जो दूसरा अर्थ आता है वह जिस शक्ति के माध्यम से आता है उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे किसी ने कहा ओ रिक्शा इधर आ, रिक्शे को आवाज़ लगाई, तो रिक्शे के अंदर क्या श्रवण की योग्यता है? और क्या किसी के सुनने से व्यक्ति के पास आ जाने का सामर्थ्य है? तो मुख्यार्थ बाद हो गया, तो मुख्य अर्थ को रोक करके दूसरा तत्संबंधी अर्थ लिया कि रिक्शा का मतलब क्या है, रिक्शा वाला। तो रिक्शे से संबंधित हुआ रिक्शा वाला, वह अर्थ आया तो कहा ओ रिक्शा इधर आ का तात्पर्य है रिक्शे वाले इधर आओ। तो रिक्शा वाला रिक्शे अर्थ से निकला, तो रिक्शा अर्थ का अर्थ रिक्शा वाला नहीं है, लेकिन जो अर्थ है उसका अन्वय नहीं हो रहा है वाक्य में आओ के साथ। तो अन्वय फिट करने के लिए, अन्वय पूरा करने के लिए रिक्शे का अर्थ रिक्शे में न करके रिक्शे वाले में किया गया और अर्थ पूरा किया गया। तो इस प्रकार से अर्थ निकालने की शक्ति होती है लक्षणा। यह लक्षणा जहद लक्षणा भी होती है। जहद लक्षणा का तात्पर्य है जहाँ पद अपने पूरे अर्थ का परित्याग कर देता है और दूसरा ही अर्थ ले आता है। जैसे रिक्शे शब्द में रिक्शे का पूरा अर्थ बदल गया, रिक्शा नहीं आया बल्कि रिक्शे वाला आदमी आया। आप कहेंगे कि विशेषण तो बना, विशेषण बने उससे तात्पर्य नहीं है, लेकिन रिक्शा साथ में नहीं आया। तो जहाँ शब्द अपना अर्थ पूरी तरह से छोड़ दे, दूसरे अर्थ को पकड़ ले, अपना आश्रय बना ले, ऐसे अर्थ को निकालने की शक्ति का नाम है जहद लक्षणा। तो गंगायाम घोषः में जहद लक्षणा के द्वारा तीर
पर घर यह अर्थ जहद लक्षणा के द्वारा आता है। कैसे आता है देखिए, गंगायाम घोषः प्रतिवसति, यह वाक्य कहा गया। तो जब भी वाक्य कहते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ ही हम अपनी बुद्धि बिठाते हैं। तो गंगा, गंगा का अर्थ हुआ प्रवाह, घोषः, घोष का अर्थ हुआ घर, प्रतिवसति का अर्थ है निवास करता है। तो जैसे गंगायाम घोषः प्रतिवसति यह वाक्य सुना तो हमारे मन में अर्थ जगा कि गंगा जल प्रवाह के ऊपर जो घर है उसमें निवास करता है। जैसे यह अर्थ जगा हमारे मन में, हमें लगा ना ऐसा तो नहीं हो सकता, अरे गंगा के ऊपर घर कैसे बन सकता है, गंगा तो बहती रहती हैं, तो उसमें रहता हूँ, यह अर्थ तो नहीं हो सकता। तब आया कि गंगाया, गंगा का अर्थ गंगा न होकर के गंगा संबंधी तीर है, तो तीर पर निवास करता हूँ, यह अर्थ आया। तो यहाँ जो तीर अर्थ है वह तीर अर्थ गंगायाम घोषा प्रतिवसति में किस शब्द का है? क्या तीर शब्द के लिए, तीर अर्थ के लिए कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है? नहीं हुआ है। तो कैसे आया? क्योंकि अन्वय नहीं बन पा रहा था, गंगा और घोष में आधार आधेय भाव संबंध नहीं स्थापित हो रहा था और वाक्य प्रयोग किया गया था। तो वाक्य प्रयोग किया है तो कोई किसी न किसी अर्थ में किया होगा। तो किस अर्थ में किया गया? तो ज्ञान हुआ कि गंगा से तीर तात्पर्य है। और तीर तात्पर्य क्यों है? तात्पर्य भी मायने लगता है लक्षणा में, क्योंकि उस तीर पर ठंडक है। ये वक्ता दर्शाना चाहता है कि मैं पवित्र ठंड युक्त स्थान पर रहता हूँ, इसलिए गंगा शब्द का प्रयोग किया गया। तो गंगा ने अपने प्रवाह रूप अर्थ को छोड़ा और तीर रूप अर्थ धारण कर लिया। तो गंगा शब्द ने अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ा है और दूसरे अर्थ को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? तो जहाँ शब्द अपने पूरे अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ को पकड़ करके वाक्यार्थ की संगति करे, उसको वहाँ जहद लक्षणा होती है। ठीक है। तो यहाँ गंगायाम घोषः में इसी तरह से अर्थ किया गया है कि गंगा घोष का आधार आधेय भाव रूप अर्थ वाक्यार्थ नहीं होने के कारण, पूरी तरह विरुद्ध होने के कारण पूरे वाक्यार्थ को छोड़ करके अर्थ बताया गया कि तीर पर घर है, और यह वाक्यार्थ साधु हो गया, वाक्यार्थ बन गया, आपत्ति नहीं हुई। तो ऐसे अर्थ में लक्षणा संगत हो गई। लेकिन यदि आप तत्वमसि वाक्य में तत् का अर्थ परोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्य और त्वम का अर्थ अपरोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों में केवल अपरोक्ष और परोक्ष तो नहीं मिल सकते, चैतन्य तो एक जैसा हो सकता है। तो चैतन्य रूप अर्थ में भेद नहीं है, परोक्ष अपरोक्ष विरोधी हैं। तो परोक्ष और अपरोक्ष विरोधी होने के कारण आप अगर पूरी तरह से चैतन्य को भी छोड़ दोगे, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य पूरा अर्थ छोड़ देंगे, जिस तरह से आपने गंगा प्रवाह में घर है उसमें रहता हूँ यह पूरा अर्थ छोड़ा था और नया अर्थ धारण किया था कि गंगा तीर में बने हुए घर में रहता हूँ। तो यहाँ आप अगर दूसरा अर्थ करते हैं तो वह अखंड चैतन्य रूप अर्थ को नहीं लाएगा, क्योंकि चैतन्य अर्थ तो यहाँ था ही, उसी को आपने छोड़ा है। तो उस तरह से गंगायाम घोषः की तरह जहद लक्षणा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अर्थ है उस अर्थ में चैतन्य आया है और चैतन्य रूप अर्थ तत् और त्वम में विद्यमान है। तो क्या अर्थ छूटा है? नहीं छूटा है। तो तत्त्वमसि में चैतन्य रूप अर्थ नहीं छूटने के कारण गंगायाम घोषः की तरह जहद लक्षणा नहीं है। ठीक है।
अब कहते हैं कि न च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थ यथा लक्षयति तथा तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ परित्यागेन त्वं पदार्थ तत्पदार्थम वा लक्षयतु अतः कुतो जह लक्षणा न संगच्छत इति वाच्यम। दूसरा कह रहे हैं कि गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्षयति, कि गंगा पद अपने अर्थ को छोड़ करके तीर पदार्थ को जैसे लक्षित करता है यानी धारण करता है। गंगा पद अपना जो प्रवाह रूप अर्थ है उस अर्थ को छोड़ता है और तीर रूप अर्थ को धारण करता है, तीर रूप अर्थ का बोधक होता है। उसी प्रकार से तत्पद या त्वं पद, तो इन दोनों में से पहले एक को पकड़ करके अर्थ करें कि तत्पद अपने अर्थ को छोड़ करके, तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, तो इस अर्थ को छोड़ करके त्वं पदार्थ को धारण कर ले, अर्थात तत्पद परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप अर्थ को छोड़े और यही तत्पद त्वं पद का जो अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य उस अर्थ को धारण कर ले, उसका बोधक हो जाए। तो जब तत्पद अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का वाचक हो जाएगा और त्वं पद भी उसी का वाचक हो जाएगा तो दोनों के दोनों में अभेद हो ही जाएगा, अखंड एक अर्थ के वाचक हो ही जाएंगे। तो जहल लक्षणा कैसे नहीं हो सकती, देखो हमने करके दिखा दी है ना। और इसी प्रकार से चाहे आप त्वं पद का अर्थ के साथ कर लीजिए यही प्रक्रिया कि आपके परोक्ष और अपरोक्ष में ही तो भेद हैं, तो आप त्वं पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट जो है उसको छोड़ करके त्वं पद का अर्थ बना लीजिए परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो जब त्वं पद परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का बोधक हो जाएगा जहल लक्षणा करके, और तत्पद तो उस अर्थ में है ही परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, तो तत्पद का अर्थ भी परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और जहल लक्षणा करके त्वं पद का अर्थ भी परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, दोनों के दोनों एक अर्थ के प्रतिपादक हो जाएंगे, अखंड रूप अर्थ आ ही जाएगा। तो देखो हमने इस तरह से भी जहल लक्षणा करके अर्थ कर दिया, तो कैसे लक्षणा नहीं हो सकती। तो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कहते हैं कि तत्र तीर पद अश्रवणेन तदर्थ प्रतीतो लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षायामपि तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः अन्यतर पदेन अन्यतर प्रतीत्यपेक्षा भावात्। कि देखो गंगा पद में आपने गंगायाम घोषः में गंगा पद का तीर अर्थ आपने किस तरह से किया कि तीर पद को बताने वाला कोई भी शब्द गंगायाम घोषः प्रतिवसति में नहीं है। क्या तीर रूप अर्थ को बताने वाला कोई पद गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य में है? तो तीर रूप अर्थ को बताने वाला जो तीर पद है उस पद का अश्रवण है गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य में। इसलिए तीर रूप अर्थ की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा की गई, ठीक है, क्योंकि लक्षणा की आवश्यकता है। अगर उस तीर अर्थ गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य में बताने वाला कोई होता, यदि तीर अर्थ को बताने वाला गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य में कोई पद होता तो तीर अर्थ को बताने के लिए लक्षणा की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि तीर पद को बताने वाला कोई भी पद गंगायाम घोषः प्रतिवसति में नहीं है, इसलिए लक्षणा की अपेक्षा हुई। इस प्रकार से तत्त्वं पदों के श्रूयमाणत्वेन, तत्त्वं पद तत्त्वमसि वाक्य में सुनाई दे रहे हैं
और उनका जो अर्थ है वह अर्थ भी आ रहा है, तो उन अर्थों के आने से लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वह अर्थ अप्रतीत नहीं है बल्कि वाक्य से ही प्रतीत हो रहे हैं। तो वाक्य से ही प्रतीति होने के कारण, ठीक है, अप्रतीति की अपेक्षा नहीं है। तो जब अप्रतीति की अपेक्षा नहीं है तो आप जिस तरह से लक्षणा करने जा रहे हैं उस तरह से लक्षणा नहीं कर सकते। आप तत्पद को परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप अर्थ होते हुए अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप अर्थ में ला रहे हैं, और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप अर्थ त्वम पद का पहले से है। ठीक है, तो आप ये जो गड़बड़ झाला करने जा रहे हैं वह ठीक नहीं है। ठीक है, तो तत्र तीर पद अश्रवणेन गंगायाम घोषः प्रतिवसति, इस वाक्य में तीर रूप अर्थ को बताने वाले पद का अश्रवण होने के कारण तदर्थ प्रतीतो, उस तीर रूप अर्थ की अप्रतीति होने के कारण लक्षणया तत्प्रतीति, लक्षणा के द्वारा उस तट रूप अर्थ की प्रतीति कराने के लिए अपेक्षायाम अपि, लक्षणा की अपेक्षा होने पर तत्त्वम पदयोः, तत् और त्वम पद के श्रूयमाण होने पर श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतो, उन अर्थों की अप्रतीति नहीं है, वो अर्थ वहाँ विद्यमान है। तो लक्षणया, लक्षणा के द्वारा पुनः अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा भावात्, एक पद से तत्पद से त्वम पद के अर्थ को बताना और त्वम पद से तत्पद के अर्थ को बताने की अपेक्षा नहीं होने से उक्त कथन संगत नहीं है। आप उक्त रूप से जो लक्षणा करने जा रहे हैं ऐसी लक्षणा यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि तीर पद में आप लक्षणा तब कर रहे हैं क्योंकि गंगायाम घोषः प्रतिवसति में तीर अर्थ को बताने वाला कोई भी पद नहीं है। लेकिन तत्त्वमसि वाक्य में जिस अर्थ को आप लक्षणा से ला रहे हैं वह अर्थ तो, उस अर्थ को बताने वाला पद तो तत्त्वम दोनों के दोनों विराजमान हैं। तो इस तरह से जो आप कार्य करने जा रहे हैं वह साधु नहीं है। तो तत्त्वमसि वाक्य में गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य की तरह जहद लक्षणा नहीं है, यह उक्ति चरितार्थ हुई। ठीक है, समझ में आ गया? जहद लक्षणा का तात्पर्य क्या होता है यह भी समझ आ गया। तो यहाँ तत्त्वमसि वाक्य में तत् का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, त्वम का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। परोक्ष और अपरोक्ष का ही विरोध होता है, चैतन्य रूप अर्थ रहता है, वही चैतन्य एक अखंड रूप अर्थ है। तो यहाँ वह अर्थ रहता है। तो अजहद लक्षणा, जहद लक्षणा अर्थात जहाँ अपने अर्थ को छोड़ दिया गया है ऐसी लक्षणा नहीं है, यहाँ अपना अर्थ आता है। तो यह बात पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध की गई। तो गंगायाम घोषा प्रतिवसति की तरह तत्त्वमसि यह वाक्य नहीं है, यह बात स्पष्ट कर दी गई। अगले दिन एक और प्रकरण बताएंगे, इस वाक्य का परिसमाप्ति होगी। तब तक के लिए नमस्कार।